नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश कुमार सिंह चैप्टर 2 के अंदर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने जाना था कि हमारा एजुकेशन सेक्टर कितनी गलत राह पर आ चुका है और चैप्टर 2 के अंदर हम लोग उसको सही राह पर कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर होने वाला है। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन या फिर एक एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। ये अपने देश में एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि हम एजुकेशन सेक्टर जो कि इंडिया का, मैं सिर्फ इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ, एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें एक्चुअली में सही राह पर लेकर आना है, ताकि हमारा देश इवॉल्व कर सके और अंत में वो वापस से अपने विश्व गुरु के ताज को हासिल कर सके। इसलिए इस रिवॉल्यूशन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे हर एक इंडिविजुअल का बेनिफिट जुड़ा हुआ है और वो होगा ही होगा अगर हम इस चीज को सही कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारा पार्ट है, इसके अंदर हम लोग 3 मेजर सेक्टर के बारे में बात करेंगे और वो होगा हमारा एजुकेशन एनवायरनमेंट, जो कि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं या ट्यूशन सेंटर्स होते हैं उसकी। दूसरा होगा हमारी सोसाइटी की और तीसरा होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो बॉडीज एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, जैसे सीबीएसई, एनसीईआरटी, इन सब चीजों के, या एनटीए, इन सब चीजों के बारे में होगा। लेकिन ये आपस में कनेक्टेड भी होंगे। और हाँ, इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि मैं आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाऊंगा भी, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस चीज को सिर्फ और सिर्फ ये ना बोलूं कि ये करना है, वो करना है, कैसे करना है, वो भी एज अ एग्जाम्पल मैं आपको शो कर सकूं। और मैं जानता हूं कि हो सकता है कि आपने ये चीज पढ़ी हो जो मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप अभी पढ़ रहे हो, और ये भी हो सकता है कि शायद जो मैं पढ़ाने जाऊंगा आप लोगों को वो छोटा सा ही होगा, तो प्लीज उसको देख लेना, शायद आपके वो फील्ड से कनेक्टेड ना हो। लेकिन ये जो चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो एज अ एग्जाम्पल होगा चीजों को सही करने के लिए। तो प्लीज उस टाइम पर वीडियो को बैक मत करिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए है। एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकली उस चीज को करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और देखो, हम बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि लाइफ पूरी स्ट्रगल से भरी हुई है। उस स्ट्रगल को हमने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उस स्ट्रगल से हम इवॉल्व नहीं कर पाए हैं। हम एक लूप में चल रहे हैं, ठीक है। जैसा हमारी लाइफ कटी है वैसी हमारे बच्चों की लाइफ कट रही है, वैसी उनके बच्चों की लाइफ कटेगी। तो एक लूप में चल रहे हैं। अब इस लूप को ब्रेक करने के लिए हमें एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे बड़ी नींव है हमारे फ्यूचर की, ठीक है। और इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं अपने एजुकेशनल एनवायरनमेंट से, यानी स्कूल्स एंड कोचिंग्स के साथ। और यहां पर मैं कड़वे सत्य को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हो सकता है इसके लिए मुझे क्रिटिसिज्म मिल जाए, लेकिन प्लीज इसको दिल में ना लेकर दिमाग से लीजिएगा और एज अ टीचर इसको समझिएगा कि हमें इवॉल्व करने की जरूरत है। और वो पार्ट क्या है? 99.5% टीचर्स पैशनेट नहीं है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग, हमारा एजुकेशनल एनवायरनमेंट, हम इसको इंडस्ट्री भी बोलते हैं, एजुकेशनल इंडस्ट्री, और जो हमारी अदर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। इस इंडस्ट्री को एजुकेटेड पीपल चाहिए फ्रॉम एजुकेशनल इंडस्ट्री, बट इनके जो एजेंडा है, इंडस्ट्री का जो एजेंडा होता है वो होता है प्रोडक्ट्स को डेवलप करके प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन एजुकेशनल इंडस्ट्री का जो एजेंडा होता है वो होता है मात्र सिलेबस पूरा कराना, जिसके लिए वो फॉर्मूलाज की रेस में दौड़ा देते हैं बच्चों को, जिससे कि वो थिंकिंग पावर पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अब सोचो, इसको कनेक्ट करना, थिंकिंग पावर नहीं होगी तो जितना हमें आता है हम उतना ही करेंगे, यस और नो? जितना हमें आता है हम उतना ही करेंगे, और जितना ये इंडस्ट्री आपसे आउटपुट ले सकती है उतना ही बना के वो सेल कर पाएगी और उसके अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। व्हाट इफ आई एम अ थिंकर एंड आई एम बिलोंगिंग टू एन इंडस्ट्री, चाहे वो मेरी हो या मैं किसी और की इंडस्ट्री में हूं, बट आई कैन इनोवेट, मैं कुछ नया बना सकता हूं, जिससे इंडस्ट्री को एक इनोवेशन मिलेगा। उस इनोवेशन को जब वो मार्केट में उतारेगी तो सबकी लाइफ चेंज होगी। और क्योंकि ये इनोवेशन, अगर ये इनोवेशन वन ऑफ द फर्स्ट काइंड हुआ, पहली बार किया गया हुआ, तो इसी इंडस्ट्री के लिए जो मार्केट होगा वो पूरा ग्लोब होगा, पूरी वर्ल्ड उसकी मार्केट बनेगी। अकेली एक इंडस्ट्री एक इंसान की थिंकिंग पावर की मदद से कैसे ग्लोबलाइज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड की जो करेंसी है, जो मनी है, वो हमारे देश में आना स्टार्ट करेगी। हम उधर देते हैं, लेकिन अब वो इधर आना स्टार्ट करेगी, देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी और लोगों के लिए जो मनी का रोटेशन है वो फास्ट होना स्टार्ट होगा और लाइफस्टाइल हमारी इवॉल्व करेगी। कनेक्शन एक छोटा सा एग्जांपल है ये, लेकिन इस चीज को जरा गहराई से सोच के देखो। हम यहाँ पर एक ऐसे एनवायरनमेंट में चल रहे हैं जहाँ थिंकिंग पावर को हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, टीचर्स पैशनेट नहीं है, टीचर्स प्रेजेंट डे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो आज जो पढ़ा रहे हैं उसको आज के एग्जांपल्स के साथ, जो आज रिसर्च हो रही है उसके साथ कनेक्ट करेंगे ही नहीं, तो वो क्यूरियोसिटी बच्चों में आएगी नहीं। और जब वो क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तो वो सोचेगा नहीं। और जब बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है ना, तो पता है हम उसको एक बड़े ही खतरनाक से जवाब के साथ उसको क्रश करते हैं। उस क्यूरियोसिटी को वो पता क्या है? यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। आप जब बड़े क्लास में जाओगे ना तब सीखोगे।
लेकिन वहां पर उस क्यूरियोसिटी का जरूरी नहीं कि आपको एक फॉर्मुलेटिक आंसर देना है या आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना है। उस क्यूरियोसिटी को ना दबने के लिए, सिलेबस की दौड़ में ना भागते हुए अगर हम उसका सिर्फ एक जवाब दे देते हैं, जरूरी नहीं कि आपको वो आता हो, लेकिन हम सीख के जो हमें करना है एज अ टीचर वो ये है, जरूरी नहीं कि वो मुझे आता हो, लेकिन मैं सीख के उस चीज को प्रोवाइड कर सकता हूँ ना, मैं उसकी जानकारी ले सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैं कैपेबल हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो एज अ टीचर इफ आई एम नॉट पैशनेट, इसको दिल में रख के बुरा मत मानो इस बात का, इसको दिमाग में लेके जाओ, पैशनेट बनो, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है तो लर्नर बनो। बच्चे हमसे सीखते हैं। अगर हम खुद लर्नर नहीं होंगे, हम सिर्फ एक ऑफिसर की तरह चीजों को बस कमांड में लेट अस कंसीडर दिस ये बोल बोल के बस नोट्स बनवाते रहेंगे, तो बच्चे की हैबिट तो वही बनेगी, और आगे चल के जब वो शिक्षा प्रदान कर रहा होगा वो भी इसी वे में प्रोवाइड करेगा। और इसी को मैं पैराडॉक्सियल सिचुएशन कहता हूँ, क्योंकि आज के टीचर इवॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको गलत वे में ज्ञान मिला है, और फिर अगली जनरेशन को जब वो पास ऑन कर रहे हैं वो भी गलत ही वे है, तो वो भी उसी फॉर्मेट में काम करेगा। हम लोग फॉर्मूलाज के जरिए ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं कि पहले फॉर्मूला आता है, उससे चीजें आगे बढ़ती हैं, और ये बताते हुए मुझे बुरा लग रहा है, ये इसका परसेंटेज भी अबव 99% है, और यहीं पर प्रॉब्लम आती है, यहीं पर प्रॉब्लम आती है। अब इसको हम कैसे पैशनेट बन सकते हैं? ठीक है, देखो हम कैसे पैशनेट बन सकते हैं ये इंडिविजुअल लेवल पर आता है, लेकिन हमें पैशनेट होने के लिए जो मोटिवेशन है वो ये है, क्योंकि हमारा एज अ टीचर मैं बात कर रहा हूँ, आधा टाइम एग्जाम लेने में गुजर जाता है और आधा टाइम हमारा एग्जाम को चेक करने में गुजर जाता है, और आधा तो पूरा ही हो गया, थोड़ा सा टाइम बचा लो वो सिलेबस पूरा कराने में गुजर जाता है। तो हमारे पास वक्त ही कहाँ है कि हम कुछ सोचें, हम कुछ सीखें? हमारे पास कहाँ वक्त है कि हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करके बच्चों को सही ज्ञान दे पाएं, उनके दिमाग को सोचने की क्षमता प्रदान कर पाएं? इसका वक्त ही नहीं है। और इसका वक्त पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी राह ही गलत है, हम गलत राह पर चल रहे हैं। अब देखो हमें सुधार क्या करना है, हमें चीजों को सही कैसे करना है। ये कॉमन एग्जांपल है बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, कि हमें एक्चुअली में पढ़ना कैसे है और पढ़ाना कैसे है। और इसी के लिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर मैंने एक लाइन बोली थी कि 99.99% बच्चों को नहीं पता होगा कि जो वर्क डन है, जो फिजिक्स में वर्क पढ़ते हैं हम लोग, और जो रियल लाइफ में वर्क होता है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है। बच्चे कहते हैं कि ये डिफरेंट होता है, लेकिन आज हम एज एग्जाम्पल इसको लेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज, पढ़ाई किताबों से शुरू मत करो, ठीक है। किताबों से आप टॉपिक ले सकते हो, लेकिन उसको समझो अपने एनवायरनमेंट से, अपने एनवायरनमेंट में उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन ही वो पहला रास्ता है सही शिक्षा का। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे लिए लैंग्वेज में क्लासिफाई होता है, हिंदी लैंग्वेज में क्लासिफाई होता है, मराठी लैंग्वेज में आता है, संस्कृत लैंग्वेज में आता है, पर मैथमेटिक्स साइंस स्ट्रीम के अंदर आता है। मैथमेटिक्स को लैंग्वेज में शिफ्ट करो, क्योंकि मैथमेटिक्स इंग्लिश में हम बात सीखते हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, संस्कृत हिंदी हम सीखते हैं ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, जिसको जो भाषा आती है उससे कम्युनिकेट कर सके। उसी तरीके से मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, इसको सब्जेक्ट में साइंस की स्ट्रीम से हटाकर इसको उसमें लेकर आओ, लैंग्वेज के दायरे में लेकर आओ। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। नेचर को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ नहीं आएगी, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर मुझे नेचर को ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व करके मैं करूंगा क्या? मुझे नेचर से बात करनी है, उससे बात करने के लिए मुझे उसकी भाषा आनी चाहिए, और नेचर की भाषा है वो ऑब्जर्वेशन के जरिए आपको चीजें दिखाता है, और मैथमेटिक्स वो टूल है जिसके जरिए आप नेचर से बात कर सकते हो। अब मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, ताकि, और हाँ, मजेदार बात तो तब होगी अगर आपने ये कभी नहीं पढ़ा है और तब भी आप समझ गए, तो आप समझ सकते हो कि हमारी पढ़ाई एक्चुअली में 2 + 2 = 4 जितनी आसान है। और पढ़ रखा है तो भी आपको लगेगा कि ये एक्चुअली में इतना आसान था, लेकिन क्योंकि हम गलत राह पर थे इसलिए हमने उसको सही वे में कभी समझ ही नहीं पाए। अब एक वर्क की बात करते हैं, मैं वर्क डन जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में वर्क डन कैसे पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। F फॉर फोर्स, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी दूरी उसने तय करी वो डिस्प्लेसमेंट, जितना बल मैंने उस पर लगाया वो फोर्स, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई गुणा कर दोगे वो वर्क है। अब हमारी शुरुआत ही फॉर्मूले से हुई है। अब क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्टेड नहीं हूं, मैं इससे कोई भी इंपॉर्टेंट नॉलेज या इसको अपनी इनोवेशन के अंदर अपनी क्यूरियोसिटी के साथ कनेक्ट करके नेचर के साथ कभी भी इस इंफॉर्मेशन को साझा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कभी कोई नई चीज इनोवेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसी वर्क को एज अ टीचर अगर मैं सीखना स्टार्ट करूं, ठीक है, पहले मैं एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यार अगर किसी ने ये फॉर्मूला बनाया है, जिसने पहली बार बनाया होगा, उसको कैसे पता चला
कि ये F मल्टीप्लाई डी के बराबर होगा। कहीं तो ऑब्जर्व किया होगा, और ऑब्जर्व करने के लिए क्या है, किताबों में तो ये है ही नहीं, क्योंकि अभी तक खोजा ही नहीं गया है। तो इसका मतलब अपने नेचर में ही ऑब्जर्व किया गया होगा। तो इसी से पहला पॉइंट मिल जाता है कि नेचर का वर्क और फिजिक्स का वर्क सेम होता है। मेरी क्यूरियोसिटी बूस्ट होना स्टार्ट हो गई। तो अब नेचर में उन्होंने ऐसा क्या देखा होगा कि वो इस फॉर्मूले तक पहुंचे होंगे। इट मींस पहले इंफॉर्मेशन, पहले ऑब्जर्वेशन, पहले मैथमेटिकल कम्युनिकेशन आता है, फिर फॉर्मूला आता है। और जब ज्ञान मिल जाता है ना, तो फॉर्मूले को यूज करके हम सिर्फ वक्त बचाते हैं। हम फॉर्मूला याद करके अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, अगर हमें वर्क का असली मतलब ही ना पता हो तो। अब उस वैज्ञानिक ने नेचर में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि चलो हम काम को देखते हैं कि रियल लाइफ में हम काम का क्या मतलब होता है। तो काम का मतलब, अब इसको भाषा की तरह, मैथमेटिक्स को भाषा की तरह लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मुझे कहते हो कि इस डस्टर को यहां से ले जाके यहां तक ले आओ, तो इसने एक दूरी तय करी, वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं ही ना, मैंने फोर्स, अगर इसको मुझे हिलाना है तो मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स के तो ये आएगा नहीं। हाँ, कोई और अगर इसको लेकर चला जाएगा तो ये उसका काम है, इसका काम नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये काम मुझे दिया गया है तो मुझे ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी काम करने के लिए फोर्स की नीड है। अब पहला पॉइंट, यानी कि काम करने के लिए फोर्स की नीड है। अब दूसरा काम आप देते हो मुझे कि इस दीवार को, इस बोर्ड को ढकेल के 2 मीटर पीछे ले जाओ, ठीक है। तो मुझे 2 मीटर पीछे जब मैं ले जाऊंगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा। अब उसको पीछे ले जाने के लिए मुझे फोर्स तो लगाना पड़ेगा। जैसे खड़े खड़े मैं सोचता रहूं तो पीछे तो जाने से रहा, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई और लगाएगा तो वो काम कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं, यानी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये है नेचर के सिंपल ऑब्जर्वेशन। पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन। अब देखो, फोर्स लगाया लेकिन ये दीवार हिला नहीं हिला, तो आप क्या मानोगे एज अ कॉमन पीपल, आप क्या कहोगे, काम हुआ? आप कहोगे नहीं, मैंने आपसे कहा था 2 मीटर पीछे लेके जाओ, क्या आप ले जा पाए? जवाब है नहीं, तो इसका मतलब काम नहीं हुआ, एज सिंपल एज दैट। तो वैज्ञानिकों ने, या जिस बंदे ने इसको पहली बार देखा था, उसने कहा काम करने के लिए फोर्स की जरूरत है, उसको मैं सिर्फ F से लिख रहा हूं, और काम पूरा होने के लिए डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, यानी दूरी तय करने की जरूरत है। अगर फोर्स, अब देखो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज की तरह काम आएगी, फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब आपका काम नहीं है, जो कर रहा है उसका वर्क है, आपका वर्क 0 कहलाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुई, हिला भी नहीं वो अपनी जगह से, बेशक आपने फोर्स लगाया हो, तो भी आपका वर्क 0 होगा। अगर फोर्स 0 है तो वर्क 0, डी 0 है तो वर्क 0। और किन्हीं चीजों पर क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये डिपेंडेंट है? जवाब है नहीं। बल लगाना है यहां से यहां ले जाने के लिए, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं काम पूरा करना। काम था इसको यहां से यहां ले जाओ, ठीक है। उसके लिए फोर्स लगाना जरूरी है, उसके लिए डिस्प्लेस होना भी जरूरी है। अगर ये मार्कर यहीं का यहीं रह गया, काम पूरा कहां हुआ? इसको यहां पहुंचना है, डेस्टिनेशन ये है, तभी काम पूरा होगा। और अब देखो, इतनी छोटी सी ऑब्जर्वेशन करके मैंने कितना ज्यादा वक्त बचाया, पता है कैसे बचाया? ये भी बताता हूँ। फॉर्मूला याद किया, 10 बार भूलूंगा 10 बार रटूंगा, 10 बार भूलूंगा 10 बार रटूंगा, क्वेश्चन करने जाऊंगा नहीं होंगे, ठीक है, परेशान होऊंगा। पूरा वक्त दे दिया, 2 साल से मैं वर्क नहीं समझ पाया क्योंकि मैं फॉर्मूले के राह पे चल रहा था। तो मेरी थिंकिंग स्किल्स खत्म, वोल्टन नेगेटिव थिंकिंग बन जाएगी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस इन सब में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन, पहली चीज ऑब्जर्व करना है, किया, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। अब देखो, अब मुझे क्या पता वर्क का फॉर्मूला क्या है? तो मैंने कहा फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जोड़ घटाओ गुणा भाग, यही 4 चीजें आती हैं गणित में मुझे। अब मैं मैथमेटिकली वही चीज बोलने की कोशिश करूंगा जो मैंने अभी बोला। वर्क पूरा होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। तो अगर फोर्स नहीं लगाया है लेकिन बॉडी डिस्प्लेस कर रही है और मैं वर्क की बात कर रहा हूं, आपका वर्क, तो वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आएगा? इसकी वैल्यू प्लस कर रहे हो ना, F की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू मान लो 2 मीटर है, तो आंसर 2 आएगा, 0 नहीं आया है। इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आपने क्या कहा था? मैंने बोर्ड को हिलाया, हिला नहीं, अपनी जगह पे, काम पूरा हुआ। टास्क क्या था? 2 मीटर पीछे ले जाना, गया नहीं गया? इसका मतलब कि भाई जब D 0 होगा तो ये भी 0 आना चाहिए। फोर्स मैंने 10 न्यूटन का लगाया था, तो जवाब क्या आएगा? 10, प्लस के अंदर क्या आएगा? 10। इसका मतलब कि ये भी फॉर्मूला गलत है, क्योंकि मैथमेटिकली ये वो बात नहीं बोल रहा है जो हम इंग्लिश या हिंदी में बोल रहे हैं, वर्क की जो हमने ऑब्जर्वेशन करी है उसके मुताबिक। तो ये फॉर्मूला गलत है। माइनस वाला भी उसी तरह गलत हो गया। अब मल्टीप्लाई में आते हैं। मल्टीप्लाई में अगर F की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, और अगर D की वैल्यू 0 तो भी आंसर 0। इसका मतलब ये वही बात बोल रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क 0, फोर्स नहीं तो भी आपका वर्क 0। इसने वही बात तो बोली जो आपने नेचर में ऑब्जर्व करी, इसीलिए ये बन गया उसका फॉर्मूला। डिवाइड को भी देख लेते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट 0, तो कोई भी नंबर, अगर आपको नहीं पता है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब आता है अनंत। तो अब मैं कहता हूं कि आपने तो कहा था बोर्ड हिलाने को, ये तो हिला भी नहीं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो मैंने इनफाइनाइट वर्क किया है, तो भाई मेरे को कोई अवार्ड दो, ऑनर दो, मैंने तो अनंत काम कर दिया है। तो क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। तो ये भाषा, ये लाइन हमारी रेगुलर ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये भी गलत है। और हमने डिस्कवर कर लिया वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसके फायदे देखो। अब आप जानते हो कि फिजिक्स का वर्क और रियल लाइफ का वर्क सेम है।
अब आप जानते हो कि ये कैसे आया, तो आप इसको नेचर से कम्युनिकेट करने में यूज कर सकते हो। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, बच्चे इसको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं पता है? इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो वर्क के असली मीनिंग को जानते नहीं है, इसलिए उनको याद करना पड़ता है। अब उनको याद नहीं करना पड़ेगा, अब वो नेचर में इन चीजों को फील कर पाएंगे, इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जब वो ऑब्जर्व करेंगे तो वो सोचेंगे। और एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। और यही चीज तो हमें प्रोवाइड करनी है। टीचर ये चीजें सोचेगा तो वो सही ज्ञान दे पाएगा और खुद भी इवॉल्व करेगा, और फिर वो पैशनेट बनेगा और आज की इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करेगा, ताकि वो बच्चों को एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, ताकि बच्चे इन चीजों को समझें और वो खुशी से क्लास के अंदर अपने आप की मौजूदगी को एंजॉय करें, वो स्ट्रेस ना दें। पता है हमारी स्कूल की मेमोरीज क्या होती हैं? जब हम टीचर के अगेंस्ट जाते हैं ना, वो हमारी हैप्पी मेमोरीज बनती हैं। क्यों बनती है? क्योंकि हमने वो एनवायरनमेंट, वो हैप्पीनेस एजुकेशन के साथ कनेक्ट ही नहीं करी है। हमारी मेमोरीज टीचर के साथ जुड़ना कभी अच्छी मेमोरी बनी नहीं। अगर बनती भी है ना तो वो डिप्लोमेटिक होती है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए में बस हम बोलते हैं, लेकिन रियलिटी हम होल हार्टेडली टीचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो जो 0.01% टीचर है ना, उनके साथ जरूर कनेक्ट करते हैं, उनकी जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो आपको दिया। अब प्रॉब्लम ये है ना कि 99.9%, 5% टीचर अगर पैशनेट नहीं है तो इससे लॉस हमारे नेशन का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 99.5% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमारे देश का 99.5% बच्चा सही एजुकेशन से अछूता है। पॉइंट को समझना। अब पता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही रॉन्ग है, टीचर्स ही हम पैशनेट नहीं है, हमें सिर्फ सिलेबस पूरा करना है, एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं, और एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए हम सिर्फ एक ही बहाना देते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा बोलता है कि आपको ये करना है। तो भाई, हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हम सिस्टम के गुलाम नहीं हैं। सिस्टम को हमारे हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा। और इस सिस्टम से तो मेरी बहुत बड़ी शिकायत है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इस चीज को समझना, ठीक है? साइंस वाले बच्चों के साथ मैंने साइंस में इसको ऑब्जर्व किया है, और ये कॉमर्स में भी होगा, ये आर्ट्स में भी होगा, ठीक है? जरा इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है? 11th का बच्चा जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको 12th की मैथ्स की जरूरत है, ठीक है? 12th का मैथ तो वो 12th में ही पढ़ेगा, 11th की फिजिक्स तो गई, अब तो फॉर्मूले ही रटने पड़ेंगे। थिंकिंग स्किल, क्यूरियोसिटी सब गड्ढे में, मोटिवेशन सब गड्ढे में, ठीक है? चलो, अब कुछ बच्चे 18-18 घंटे पढ़ के जब 12th में जाते हैं तो वापस से 11th को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मात्रा ऐसा करने वाले बच्चे कितने होते हैं? बहुत कम। लेकिन हमें अपने देश को देखना है ना, सबका भला सोचना है, क्योंकि हम ये भी कहते हैं ना कि सब राजा बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? तो भाई, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, हमें अपने देश के बच्चों को राजा बनाना है, ताकि दुनिया इनके लिए काम करे। तब हमारा इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा और विश्व वर्ल्ड लीडर भी बन जाएगा, और हम दुनिया को डोमिनेट करेंगे। और एज अ नेशन ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है, और इससे अच्छी देशभक्ति हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? एज अ वॉरियर हमको इस पे काम करना पड़ेगा, एक सोल्जर की तरह। सोल्जर जान बचाता है, टीचर्स देश को बनाते हैं। एक टीचर बनाना एक नोबल वर्क है। आप सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाते नहीं हो, आप बच्चों को इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, क्रिकेटर बना सकते हो, ताइक्वांडो चैंपियन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, एस्ट्रोनॉट बना सकते हो, जो बनाना है, डांसर बना सकते हो, स्पोर्ट्स पर्सन बना सकते हो, जो बनाना है आप बना सकते हो, क्योंकि हर एक फील्ड की शुरुआत टीचर से होती है। दैट इज वाई हम लोगों को पैशनेट होना जरूरी है। और आपने देखा कि 2 + 2 = 4 इतनी आसानी से हम वर्क को समझ पाए हैं। इतना आसान है चीजों को समझना, ठीक है? अब एक बार ना एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ये जो रोबोटिक्स है, ये जो मशीन है, ठीक है, ये वर्क कैसे करती है, मतलब ये कंप्यूटर काम कैसे करता है? अब मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बट एज अ टीचर मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? अब वो बच्चा था 8वीं क्लास का, मेरे पास ऑप्शन था, बड़ा ही सिंपल सा आंसर था उनको देने के लिए, और वो ये था कि बेटा यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, अभी जो सिलेबस है उस पर फोकस करो, ठीक है? ये मेरी फील्ड का पार्ट नहीं है। लेकिन इस एक छोटे से जवाब में पता है, अगर मैं ऐसा जवाब देता उसे तो क्या होता पता है? उसकी क्यूरियोसिटी मर जाती। उसको पता है कि भाई जवाब तो फ्यूचर में मिलना है, और फ्यूचर में जब वो ये जवाब पूछेगा ना तो वो और ऊपर वाली क्लास में ढकेल दिया जाएगा, तो इसका मतलब जवाब मिलना है ही नहीं। बच्चा पूछना ही छोड़ देता है, और जब उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है तो वो सोचेगा ही क्या? वो सिर्फ वही सोच पाएगा जहां वो सोचने के लिए फ्री है। एजुकेशन सेक्टर में सोचने की उसकी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तो थिंकिंग स्किल्स नील बटा सन्नाटा। अब वो सोचना छोड़ देगा। इसीलिए हम लोग सिर्फ जॉब ही कर पाते हैं, हम लोग बिजनेसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा देश दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, एंड दैट इज वाई हमारी इकोनॉमी डाउन है। और इसी चीज को अगर हम समझ जाएं एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, इस बात को हम समझें कि देखो एज अ सोसाइटी वी कैन क्रिएट प्रेशर, राइट प्रेशर, गलत वे में प्रेशर नहीं कि बस लड़ जाना है, राइट वे में प्रेशर। अगर हम डिमांड करें नॉलेज की तो ऑटोमेटिकली टीचर्स को इवॉल्व होना पड़ेगा। और इसमें ग्रोथ कैसे आएगी, इसमें स्पीड कैसे आएगी? टीचर्स अगर पैशनेट हो जाएं तो ये चीज की डिमांड हम कुछ
थोड़े से समय के अंदर ही फुलफिल कर सकते हैं। भाई 2 साल का ही टेन्योर होता है ना, मान लो मैं 11th-12th की बात करता हूँ और या किसी भी क्लास की बात करता हूँ, एक ही साल पढ़ाना होता है ना, यानी 1 साल में मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकता हूँ बड़े ही आसानी से। 1 साल जैसे छोटे समय में अगर हम टीचर्स पैशनेट हो जाएं तो, और यही हमें करना है। तो डिमांड क्रिएट करेगा समाज नॉलेज के लिए और हम टीचर्स अपने आप को इवॉल्व करेंगे और यही बनेगी हमारी राइट वे ऑफ एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा कीस्टोन, सबसे बड़ा कीस्टोन नहीं, सबसे बड़ा स्टेप बनेगा। वन स्टेप कैन चेंज द एंटायर ह्यूमैनिटी, वन राइट स्टेप कैन चेंज द एंटायर ह्यूमैनिटी, और उसी में ये चीज काम आएगी। अब देखो, ये मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हमारे सिस्टम वाले तो और भी महान है। फिजिक्स वाला सिर्फ फिजिक्स के बारे में सोचता है, मैथमेटिक्स वाला सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में सोचता है, केमिस्ट्री वाले सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। इसीलिए ये देखो क्या किया गया है, 11th की फिजिक्स 12th की मैथ पर डिपेंडेंट है, तो जब वो 12th में जाएगा और वो भी लास्ट टाइम पे, जब वो 12th में जाएगा तो 11th की फिजिक्स उसको समझ आएगी। लेकिन क्योंकि 12th में उसको 12th की फिजिक्स भी तो पढ़नी है भाई, टाइम कहाँ है उसके पास, और क्योंकि 12th की फिजिक्स उसको पढ़नी है, वो तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी क्योंकि 12th की फिजिक्स तो 11th की फिजिक्स पर डिपेंडेंट है, और 11th की केमिस्ट्री, ठीक है, 11th की केमिस्ट्री तो 12th की फिजिक्स पर डिपेंडेंट है। तो भाई ये समझ नहीं आया क्योंकि ये अभी आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ये समझ नहीं आया क्योंकि ये आपको समझ नहीं आया, ये आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि भाई यहाँ तो एक लूप होल क्रिएट हो गया है। तो क्या हम इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को सही कर दें? जो काम, जो सिलेबस हम 2 साल में पूरा नहीं कर रहे ना, ऑब्जर्वेशन के रास्ते और चीजों को सही स्ट्रक्चराइज करने से हम लोग चीजों को 150 से 200 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने किया है तभी बोल रहा हूं, एक्चुअली में किया है तभी बोल रहा हूं। स्ट्रक्चर में पढ़ने से और क्यूरियोसिटी बिल्ड करने से हम एक्चुअली में ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे ना जो हमें आज के टाइम पे नामुमकिन लगता है। ठीक है, अब आप देखो, स्टेटिस्टिकली बात करूंगा, ठीक है, 10 लाख बच्चे हैं, ठीक है, 10 लाख बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें जो जेई का एग्जांपल लेता हूं, जो जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, 10,000 बच्चे आईआईटी में जाते हैं। जेई एडवांस से जब वो पेपर देते हैं ना, 80-70 मार्क्स पे लास्ट सीट फेल होती है। चलो 10,000 बच्चे आउट ऑफ 10 लाख, परसेंटेज देखो कितनी कम है। ठीक है, 10,000वें बच्चे कोई देख लो, वो 80 मार्क्स लाया है। ठीक है, यानी कि 10,000वां बच्चा भी 1/4 मार्क्स लाया है। 360 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सीट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन एक बार इस बात को जरा सोच के देखो, एक बार जरा इस बात को सोच के देखो कि अगर हम सही नॉलेज, सही एनवायरनमेंट बना लेते हैं, बीइंग पैशनेट, और उसी चीज की डिमांड क्रिएट करके, एज अ सोसाइटी हमें डिमांड क्रिएट करनी है और हम पैशनेट बन जाएं। हम टीचर्स जब पैशनेट बनेंगे तो हम अपने सिस्टम को डिमांड कर सकते हैं कि इसको सही करो, चीजें अपने आप सही होंगी। क्योंकि ये लूप में गलत चल रहा है तो हमें एक नया लूप बनाना पड़ेगा जो सही राह की तरफ बढ़ेगा, और ये डिमांड के जरिए हो सकता है। हमें सिर्फ अपनी डिमांड सही करनी है। 10,000वें बच्चे की बात कर रहा था, 10,000वां बच्चा 70 नंबर लाया या 80 नंबर लाया, चलो भाई 100 नंबर लाया है, ठीक है, हटाओ उसको, राउंड फिगर रखो, 100 नंबर लाया, यानी कि वो विज्ञान के क्षेत्र में जो 11वीं में उसको ज्ञान लेना था, उसको सिर्फ 1/4 हिस्सा आता है। और ये 1/4 हिस्सा मान लो उसको 11वीं का आता है, बट उसको डिपार्टमेंट मिल जाता है इलेक्ट्रिकल, जो कि 12वीं में है। ठीक है, 70 नंबर लाने के लिए उसने आधे से भी कम सिलेबस को पढ़ा होगा। ठीक है, अब वो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई उसे, क्या वो उसमें अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम करेगा? क्योंकि बेसिक तो है ही नहीं। कॉलेज वाले थोड़ी ना आपको 11वीं-12वीं पढ़ाएंगे, वो उसके आगे पढ़ाएंगे, और अब क्रिएट होगा स्ट्रेस, प्रेशर, इसीलिए बच्चे बागी बन जाते हैं। देख सकते हैं, सिस्टम को सही किया जा सकता है, हमें सही नीड क्रिएट करनी है। अब देखो एक चीज और, हाँ, वो रोबोटिक्स वाला बच्चा, वहीं से बात शुरू हुई थी, उस बच्चे ने पूछा था कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसके में ये जवाब देने की बजाय कि यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, व्हाट आई डिड, और जो हम टीचर्स को करना चाहिए, जो ये 0.01% टीचर्स करते हैं, वो ये था, हमको नहीं पता होगा भाई सब कुछ, हम अंतर्यामी नहीं, हम ब्रह्मा नहीं है कि हमें सर्व ज्ञान हो, हमें नहीं है। तो इसके लिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप बड़ी क्लास में सीखोगे, इसके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है भाई। 2 बजे के बाद बच्चे फ्री, अगर मैं स्कूल की बात करूं, और कोचिंग वाले तो 2 बजे के बाद पढ़ाते हैं, तो आप उससे पहले फ्री हो। ठीक है, उस वक्त आप सोच सकते हो, आप सीख सकते हो और उसको सही जवाब दे सकते हो। और जब मैंने उसको सही जवाब दिया, दैट स्टूडेंट इज स्टिल कनेक्टेड विद मी, और वो एक्चुअली में मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, और वो अपने क्वेश्चंस को, मैंने ये नोटिस किया है, जब मैंने बच्चों को फ्रीडम दी ना, बच्चों ने हर एक वो सवाल पूछा जो वो पूछने से हिचकिचाते थे, और उनकी क्यूरियोसिटी वापस से बाहर आ रही है। बस यही तो एक एनवायरमेंट है, राइट एनवायरमेंट। भाई पढ़ाई करना और पढ़ाई करवाना 2 + 2 = 4 जितना आसान है, हमें सिर्फ यही तो चाहिए। प्रॉब्लम क्या होगी इससे? मेरा भी काम आसान, आपका भी काम आसान। जब मुझे कोई चीज नहीं आएगी तो मैं उसको एज अ इंसल्ट लेता हूँ, एज अ टीचर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एटीट्यूड गलत है। हमें एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि यार इस बच्चे के द्वारा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ सीखने की। जब मैं ऐसा एटीट्यूड रखूंगा तभी तो बच्चा मुझसे फैसिनेट होगा। बच्चे हमसे सीखते हैं, हम बच्चों से नहीं सीखते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, हम जो देंगे वो वही ग्रैब करेंगे। तो हमको एज अ सिस्टम, एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी,
इवॉल्व करेंगे, सही डिमांड क्रिएट करेंगे, यकीन मानो सबसे ज्यादा भला बच्चों का होगा। अब एक इंपॉर्टेंट मैसेज बच्चों के लिए, टीचर्स को इवॉल्व होने में टाइम लग जाएगा, सोसाइटी को इवॉल्व होने में टाइम लग जाएगा, सिस्टम को बदलने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आप बच्चों के लिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है, जितने भी कामयाब इंसान हैं वो सेल्फ लर्नर हैं। आप बन जाओ, सही रास्ता तो मैंने बताया ना ऑब्जर्वेशन का, वो करना शुरू कर दो, क्योंकि जवाब तो आपको नेचर खुद ब खुद दे देगा जब आप उससे मैथमेटिकली बात करोगे, और जब आपको जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास ज्ञान होगा। आज हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन कल आप ही वो टीचर बनोगे, आप ही उस समाज का हिस्सा होगे, आप ही उस इंडस्ट्री में रिसर्च कर रहे होगे, हमारी सोसाइटी, हमारा इंडिया इवॉल्व कर जाएगा। अगर हम लोग जो आज प्रेजेंट जनरेशन जो पढ़ा रहे हैं, जो समाज में हैं, उन्होंने भी अगर आज अर्ली अडॉप्शन, आज ही इसको अडॉप्ट कर लिया, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप बच्चों, आप अपना काम शुरू कर दो और हम समाज वाले लोग, हम अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर हमने नहीं किया कल आप कर देना, लेकिन हमने किया तो ये काम आज ही हो सकता है। तो ये चीज हमें करनी जरूरी है। पता है, जब हम फॉर्मूले के रास्ते पढ़ते हैं, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कैसे होता है, एक बड़े स्केल पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक इंसान ने, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाने के लिए जो मैंने बोला था वो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एक स्केल है, स्केल पे मैंने एक ब्लू लाइन बना रखी है। ठीक है, ये किसी और काम के लिए थी, लेकिन चलो इसी से एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस ब्लू लाइन पे यहाँ पर आप ऐसा सोचो कि इमेजिनेशन में सोचो कि ये कटा हुआ स्केल है, तो ये स्केल इसके साथ चिपका हुआ है। ठीक है, ये स्केल इसके साथ चिपका हुआ है। अब जरा इस चीज को देखो, अगर ये स्केल आपस में चिपका हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स है। सिंपल सा लॉजिक, ऑब्जर्वेशन, राइट वे ऑफ एजुकेशन को समझने के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, चिपका हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बल है, फोर्स है जो उसको रोक के रखा हुआ है। अब यहाँ पर सारे एटम्स जो अणु है यहाँ पर, उनमें टोटल फोर्स कितना निकल रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे करें, ये तो मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या आप बोल सकते हो? जवाब है नहीं। तो मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा और मैं देखूंगा कि इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसने इसके वजन को संभाल रखा है। अब आते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ही वो पहला स्टेप है जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। राइट में एक बच्चा मुझे खींच रहा है, लेफ्ट में मुझे एक बच्चा खींच रहा है। राइट वाले ने ज्यादा जोर लगाया, मैं राइट में, लेफ्ट वाले ने ज्यादा जोर लगाया, मैं लेफ्ट में, और दोनों ने बराबर ताकत लगाई, तो मैं वहीं का वहीं रहूंगा। और ये तो कॉमन सी चीज है जो हम सबको आती है। अब देखो पढ़ाई कितनी आसान है। तो अगर एटम्स इसको ऊपर खींच रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे खींच रहा है, अगर गुरुत्वाकर्षण ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा होगा तो ये नीचे गिर जाना चाहिए था। अगर ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होगा तो इसे ऊपर चले जाना चाहिए था। ये कहाँ है, देखो नेचर में ये कहाँ है, ये अपनी जगह पर है। यानी ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है, यानी इंटर एटॉमिक फोर्स का अगर मैं टोटल सम करूं तो वो इसके वेट के बराबर होगा। हो गया ना आसान। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम ले लो, नहीं पता होगा फॉर्मूला, कोई बात नहीं, वॉल्यूम भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसका वॉल्यूम ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ, ये स्केल है आपका। ठीक है, यहां तक की लेंथ मैंने एल ले ली, यानी कि एल जैसे जैसे बदलेगा वो फोर्स बदलता जाएगा। यानी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर इतने हिस्से को देखूं तो यहां पर एल की वैल्यू छोटी है, लेंथ इसकी छोटी है, तो फोर्स भी कम है, और यहाँ पर वो फोर्स ज्यादा है, यानी कि फोर्स भी वेरी कर रहा है। अब नेचर में चीजें दिखने लगी हैं, नेचर से हम मैथमेटिकली बात करने लगे हैं। वॉल्यूम आ गया ए मल्टीप्लाई एल करके, अब मैं इसमें नहीं जाता हूँ, ठीक है, लेकिन इनको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके इसका मास आ जाता है, और बल का फॉर्मूला बस मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, रो ए एल जी। हम कहेंगे वाह, रो ए एल जी क्या फॉर्मूला है। ठीक है, ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल ऑब्जर्व किया और निकाल दिया। अब गलती, क्योंकि हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, हम बच्चों को ये याद करा देंगे, पॉइंट को समझना। अब बच्चा मशीन डिजाइन करने जा रहा है जहां पर उसको लोड के लिए काम करना है। ठीक है, लोड के लिए काम करना है। मैंने एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मशीन डिजाइन का एक पेपर दिया है, और उस दौरान हमें एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती थी कि इसमें से सही फॉर्मूला यूज करके मशीन को डिजाइन करो। ठीक है, यानी कि हमारा एनवायरमेंट सिस्टम हमको फॉर्मूलाज के रास्ते पढ़ने की सीख दे रहा है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला से पढ़ूंगा तो पॉइंट को समझना, मैं सिर्फ वही क्रिएट कर पाऊंगा जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर मैं मशीन को डिजाइन करना सीखूंगा फॉर्मूले के रास्ते, तो मैं सिर्फ वही मशीन बनाऊंगा जो बन चुकी है। मैं नई मशीन बनाने के लिए सोच डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट डेवलप कर पाऊंगा जो आज तक डेवलप हो चुका है। ठीक है, इनोवेशन नहीं हो पाएगी, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब कर सकता हूं, या फिर मनी को थोड़ा रोटेट करके छोटा मोटा बिजनेस कर सकता हूं। वेयर एज अगर मैं ऑब्जर्वर बनूं, मैं मैथमेटिक्स को एज ए लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट करूं, तो मैं नेचर से जानकारी ले सकता हूं, और नेचर से मैं वो जानकारी ले लूंगा जो आज तक किसी ने नहीं लिया है, तो फिर मैं इनोवेट करूंगा। अब देखना, इस बात को समझना, क्योंकि मैं इनोवेट कर सकता हूं, शुरुआत में मैं जॉब कर रहा हूं, उस फंड को मैं अपने इनोवेशन में यूज करता हूं और एक ऐसी चीज क्रिएट करता हूं बाय क्यूरियोसिटी। जहां मेरी क्यूरियोसिटी होगी, जहां मेरा इंटरेस्ट होगा, उस फील्ड में मैं इनोवेट करूंगा, क्योंकि आई नो नेचर से बात कैसे करनी है। जब मैं इनोवेट करूंगा, ये बनेगा एक न्यू प्रोडक्ट जो कि एक दुनिया के लिए यूजफुल प्रोडक्ट है, और क्योंकि ये न्यू है
आपकी तो मार्केट में मोनोपोली है ना, दुनिया को बेचो इसको एंड जॉब करके आप कितना ही कमा लोगे, लेकिन एक न्यू प्रोडक्ट को बना के आप एक बिलियनियर बन सकते हो। एग्जांपल है इलॉन मस्क, ही इज अ ग्रेट इनोवेटर। इन्होंने इनोवेट किया है और इन्होंने फंड्स को कमाया है। ये पैसा इसलिए नहीं कमाते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां चला सके, ये पैसा, और जॉब वालों की मानसिकता ये रहती है कि हमें बस गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, ठीक है, ये चीज है, मानसिकता में भी फर्क आता है। ये पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि और इनोवेशन कर सके, समाज को और बेहतर बनाया जा सके, इसलिए ये लोग अर्निंग करते हैं। तो सोच बदल जाती है अगर हम सिर्फ सही एनवायरमेंट दे देते हो। अब ये सोचो 0.01% बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये 0.01 से 0.02 हो गया यानी कि 100% की जंप है। और अगर हम इस चीज को इंक्रीज करके राइट एनवायरमेंट बना के अगर अपने देश में हम 90% बच्चों को सही ज्ञान देना स्टार्ट कर दें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आईआईटी वाली बात कर रहा था ना, जेईई एडवांस वाली, 100 नंबर पे 1/4 मार्क्स लाए, ठीक है, सीट्स नहीं बढ़ सकती हैं। अगर सही एनवायरमेंट बने, सही नॉलेज दी जाए, 360 में से अगर 320 नंबर पे सीट्स फिल हो जाए तो पता है जाएंगे 10,000 बच्चे आईआईटी में, लेकिन हमको मेंटल पीस मिलेगा इस बात से, बच्चे का नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई, इसके पास ज्ञान है, ये क्यूरियस है, खुद बना लेगा, आईआईटी की नीड नहीं है उसे। लेकिन क्योंकि 80 नंबर पे, 70 नंबर पे, 100 नंबर पे हम आईआईटी तक पहुंच जाते हैं, वहां पे भी स्ट्रगल है। लेकिन उनसे पीछे वाले जो अदर कॉलेजेस आ जाते हैं, इनको तो कुछ आता नहीं है, हमें भी कुछ नहीं आता है, इनको क्या पता हमें कुछ नहीं आता है, हम पढ़ाते जाएंगे, बस घिसी पिटी में चलती रहती है जिंदगी। तो एक सर्कल, एक लूप फंसा हुआ है गलत डायरेक्शन का, इसको बस सही करना है। मैंने बताया ना, डिमांड, ठीक है। और जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, देखो कितनी आसान है, हम चीजों को समझ सकते हैं, हमें सही डायरेक्शन में जाना है और इस चीज को समझना होगा हमें, ठीक है। और इसको सिर्फ बस अब वीडियो को मैं एंड ही करने वाला हूँ, जस्ट बैक करके मेमोरी से डिलीट मत करना। ये वीडियो आपके लिए भी है अगर आप पेरेंट हो तो, ये वीडियो आपके लिए भी है अगर आप टीचर हो तो, ये वीडियो आपके लिए भी है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। अगर स्टूडेंट हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम राइट वे ऑफ एजुकेशन पर ही चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे एग्जाम्स उतने वैल्यूएबल नहीं लगते हैं, एग्जाम्स निकालो, अचीवमेंट लो, लेकिन नॉलेज के बाद प्रायोरिटी में आईआईटी पहले नहीं आना चाहिए, प्रायोरिटी में नॉलेज पहले आनी चाहिए। मैं सीक्वेंस को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही करूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज को लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि हम मास लेवल पर इसको काम करें। एक दिन में ये चीज नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी, जिसके लिए शुरुआत हमें इसी दिन से करनी पड़ेगी। मैं गवर्नमेंट्स को भी अप्रोच कर रहा हूँ इन सब चीजों के लिए, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं अपने इस बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। और क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, आप सब लोग भी अगर मेरे साथ जुड़ेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो शायद हो सकता है कि ये बात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक भी पहुंचे। और हो सकता है जो लेटर में बार बार पोस्ट कर आ रहा हूँ कि प्लीज मुझे 30 मिनट्स की मीटिंग दे दी जाए, वो भी मेरा सक्सेसफुल हो जाए। और वो मीटिंग मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को सही करने के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम इवॉल्व नहीं करेंगे ना, तो हम आज टेक्नोलॉजिकली गुलाम हैं, कल और भी बुरी परिस्थिति में आ जाएंगे। और इस चीज से हमें समझना होगा कि हम पढ़ते हैं अपने देश को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश की तरक्की के लिए, लेकिन हम उस राह पर जा ही नहीं रहे। तो हमें उस राह को ढूंढना होगा, जो कि कैसे ढूंढना है वो मैंने आपको बताया। और अगले अध्याय में चैप्टर 3 के अंदर मैंने जो मनी के बारे में ऑब्जर्व किया है, मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, मैं उस चीज की नॉलेज आप लोगों को देने वाला हूँ। ये सबके लिए है, प्लीज इसको समझो। पेरेंट्स समझेंगे तो बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे समझेंगे तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर होगा। तो प्लीज प्लीज इस चीज को शेयर करना, ठीक है। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या किसी बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर द नेशन, और मैं ऐसा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ हूं इस एजुकेशन सेक्टर में वर्क करते करते, ठीक है। आपको पता है, एक दिल की बात बताता हूं, 2010 में जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मैंने, तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा। मैंने अपनी ईमेल आईडी बनाई थी, वो पता क्या थी, अवी ऑन मार्स 153, वो मेरा रोल नंबर था। कॉलेज में जाके जब मैंने पहली बार इंटरनेट एक्सेस किया था, तो मैंने जीमेल आईडी बनाई थी अवी ऑन मार्स 153@gmail.com। पता है, वो मेरा सपना था, मैं सोचता था मार्स पे जाऊंगा। प्रेजेंट इंडियन कल्चर को देखो आप, प्रेजेंट इंडियन अचीवमेंट्स को देखो आप, क्या अभी ऑन मार्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर मैं रेगुलर प्रोसेस से जाने की कोशिश करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज अगर मैं इंडियन सोसाइटी में सही एजुकेशन ले पाऊंगा, तो शायद आज हमारा समाज रेडी नहीं है उस मार्स मिशन के लिए। आज हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है मार्स मिशन के लिए। आज हमारे पास उतना इकोनॉमी हमारी बड़ी नहीं है कि हम उतना फंड जनरेट कर सके मार्स मिशन के लिए। लेकिन अगर एजुकेशन सेक्टर सही डायरेक्शन में आया तो ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, इकोनॉमी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी, इसरो के पास ज्यादा फंड होगा, और शायद आज जो चीज इम्पॉसिबल लग रही है, आज से 10 साल बाद इसरो के लिए वो पॉसिबल हो जाए। दिस इज द थिंग।
ठीक है। तो इस चीज को समझो, हमें ग्रोथ के रेट को बढ़ाना है, ठीक है। हमारी ग्रोथ ऐसे चल रही है, हमें इसको ऐसे करना है, और वो एजुकेशन के जरिए ही आ सकता है, राइट एजुकेशन के जरिए ही आ सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि छोटी होगी वीडियो, लेकिन थोड़ी लंबी हो गई है, माफ करना। लेकिन मैं चीज़ों को स्किप नहीं करना चाहता था, मैं कोई भी बात काटना नहीं चाहता था। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ शेयरिंग है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको हर जगह जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो, प्लीज़ इसको करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे चैप्टर 3 के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।